हम आपको बताना चाहते हैं कि अभी भी पाकिस्तान में ख़वातीन के ख़िलाफ़ किस किस्म के बहुत ही हौलनाक किस्म के केसेस अभी भी सामने आ रहे हैं। और ये इसलिए दिखाना ज़रूरी है क्योंकि 25 नवंबर से लेके 10 दिसंबर तक 16 डेज़ ऑफ एक्टिविज़्म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस है, उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है। ये एक सालाना कैंपेन होता है जो यूएन वुमेन है, वो लीड करता है और इसमें 180 से ज़ायद ममालिक और 6000 ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, वो पार्ट लेती हैं। कैंपेन्स करती हैं और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि जेंडर बेस्ड वायलेंस की अवेयरनेस इंक्रीज़ की जाए और साथ-साथ में वो जो एक्टिविटीज़ है वो कोशिशें अभी जो जारी होती हैं जीबीवी को या जेंडर बेस्ड वायलेंस को कम्प्लीटली ख़त्म करने के लिए उनको ज़्यादा उसके अंदर प्रोग्रेस पाएँ या फिर उनको यकीनी बनाएँ। हम साथ-साथ में हम लोग भी ये भी आगाह करना चाहते हैं कि voicepk.net एक मीडिया प्रोजेक्ट है एजीएचएस लीगल एड सेल का। ये फाउंड किया था आसमा जहांगीर साहिबा ने जो 1980s में शी वाज़ अमंग द फाउंडर्स ऑफ जो पाकिस्तान की वुमेन्स राइट्स मूवमेंट है। 1980 से लेकर जो एजीएचएस है उसकी एक हिस्ट्री जुड़ी हुई है, जो ये ख़वातीन और स्पेशली वो ख़वातीन जो जिनके लिए एक्सेस टू लीगल एड है, वो मुश्किल है। उनके लिए वो जो इंसाफ़ है घरेलू तशद्दुद के मामले में या फिर खुला या डिवोर्स ऑब्टेन करने के लिए या फिर मेंटेनेंस लेने के लिए या फिर बच्चों की कस्टडी के लिए या फिर उनके साथ अगर जिनसी ज़्यादती हो, तो इन सारे मामलात, इन सारे केसेस के अंदर एजीएचएस लीगल एड सेल इनको मुफ़्त कानूनी मदद फ़राहम करती है। अब नाज़रीन ये सारी तो एफ़र्ट्स हैं एक एनजीओ की, लेकिन ये देखना ज़रूरी है कि पाकिस्तान में सिंस द 1980s कितनी प्रोग्रेस हुई है व्हेन इट कम्स टू वुमेन्स राइट्स। और 2021 के एंटी रेप एक्ट के बाद हम लोगों ने देखा है कि वुमेन प्रोटेक्शन लॉज़ के ऊपर अब ज़रा-सी तेज़ी पाई जा रही है। इस सारे मामले को देखने के लिए हम लोग को एक कानूनी माहिर की भी राय देखने की ज़रूरत है और साथ-साथ में एक एक्टिविस्ट की, जिन्होंने करीबी से इस सारे मामले को देखा है। इसलिए हम लोग ने आज दावत दी है निदा अली साहिबा को, ये एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर है एजीएचएस लीगल एड सेल की और आफ्टर आसमा जहांगीर्स पासिंग 2018 में उन्होंने ही एजीएचएस लीगल एड सेल के जो ये तमाम प्रोजेक्ट्स है, उसका जितना भी वर्क है, उसको सँभाला है और आसमा जहांगीर की लेगेसी को उसको बढ़ाने के लिए आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस है, उसके अंदर भी उनका एक बहुत बड़ा रोल है। बहुत शुक्रिया निदा अली साहिबा आपने अपना वक़्त राइट्स वॉच को दिया। निदा अली साहिबा एज़ एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एजीएचएस लीगल एड सेल, एजीएचएस ने काफ़ी काम भी किया है रिलेटेड टू द एंटी रेप लॉज़ और फिर साथ-साथ में जो ये वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर भी मुल्तान में एस्टैब्लिश हुआ है, उसके अंदर भी आपने सेटअप में हेल्प की थी। आपको क्या लग रहा है कि कंसिडरिंग एजीएचएस's वर्क जो ये इनकी रेप लॉज़ है, इनकी एप्लीकेशन और जो ये वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर्स इनकी एस्टैब्लिशमेंट सही हिसाब से काम हो रहा है और डज़ अ लॉट मोर नीड टू बी डन? Thank you, Asra. Acha, Asra, AJHS, as you know, has the experience of working for women and protecting them against violence since 1987. तो हमने बहुत काम किया और हमने एक्चुअली लॉज को प्रोटेक्शंस को इवॉल्व होते देखा और बल्कि उसमें हमारा बहुत हाथ रहा है कि किस तरह हमने पूरे जस्टिस सिस्टम को औरतों के फेवर में इवॉल्व किए हैं। हाउएवर जहाँ तक ये आपने जो सवाल पूछे वो दो सेपरेट इश्यूज हैं। एक एंटी रेप लॉज का है। देखिए एंटी रेप लॉज तो पहले भी एग्जिस्ट करते थे, एंटी रेप लेजिस्लेशन से पहले ये जो 2021 की आई है, ठीक है जी। उससे पहले भी एग्जिस्ट करते थे। द इशू वाज नेवर अबाउट लॉज, इट वाज ऑलवेज अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। एक हमारे जैसे कल्चरल जो सोसाइटल सेटअप में जहाँ पे सेक्सुअल वायलेंस को बहुत टैबू समझा जाता है और जहाँ पे औरत को जिम्मेदार ठहराया जाता है और रेप जस्टिफाई किया जाता है कि औरतों की कैरेक्टर से या उनके लिबास पहनने से, तो ये वैसे ही एक बड़ा मुश्किल है इम्प्लीमेंटेशन इस कानून की। वैसे भी आप पूरी दुनिया में देखो तो सेक्सुअल वायलेंस की इम्प्लीमेंटेशन की जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो लो होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो बहुत डिसमली लो। पहले ये 2.5% थी, अब 5% हो गई हैं इन पंजाब। सिंध में सुना है 15% हो गई है, लेकिन मैं पंजाब बिकॉज़ हमारा जो काम का दायरा है वो ज़्यादातर पंजाब है, तो मैं उसकी बात करूँगी। अब अगर आप देखें जो ये एंटी रेप लेजिस्लेशन का नया कानून आया है, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँ, जो मैंने कहा है कि पहले भी एग्ज़िस्ट करता था और अब भी है, लेकिन ये वाला कानून जो है ये पिछली हुकूमत में आया था। फुल क्रेडिट टू एंटी रेप कमिटी दैट इट कंटिन्यूड टू वर्क ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ। तो नॉर्मली ये होता नहीं होता क्योंकि हमेशा ये होता है ये चीज़ें लैप्स कर जाती होती हैं और ये बहुत सारे कानून में भी आपने देखा होगा, इनिशिएटिव्स में भी देखा होगा, चाहे वो ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव्स हैं या कोई और है। इस कानून को फुल क्रेडिट
टू द एंटी रेप कमिटी आगे लेकर गई है। इस कानून में पिछले कानून के निस्बत बहुत अच्छी बातें हैं। इसमें एंटी रेप क्राइसिस सेल है, स्पेशल कोर्ट्स नोटिफ़ाई किए गए हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स किए गए हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट्स बनाए गए हैं। जो इन कहने का ये मतलब है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत अच्छे तरीके से इन प्लेस मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं रही। हाँ, थोड़ी-सी रिसोर्सेज़ की कमी है क्योंकि हर जगह एंटी रेप क्राइसिस सेल नहीं बन सके या जो थोड़े से इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी चाहिए या रिसोर्सेज़ चाहिए, वो कम है। और ट्रेनिंग कम है इम्प्लीमेंट दिस। बट जहाँ पे एक हुकूमत का काम है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, वो अपना काम पूरा-पूरा कर रहे हैं और कर भी चुके हैं। हाउएवर नाउ द शॉर्ट कमिंग इज़ कि जिन लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट करना है, उनकी ट्रेनिंग, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है। मतलब आप देखें स्पेशल कोर्ट्स हैं और स्पेशल कोर्ट्स में जो अगर आपका 5% हुआ है सिर्फ़ कन्विक्शन रेट, तो कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है। अगर आपका कानून कहता है कि 4 महीने में आपका रेप ट्रायल जो है वो कंक्लूड हो जाना चाहिए, तो रेप ट्रायल तो 4 महीने में कहीं भी कंक्लूड नहीं हो रहा। एक कानून जो कि कंपाउंडेबल ही नहीं है, जो को कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता। अब एजीएचएस में हमने पिछले साल हमारे पास एक प्रोजेक्ट था जिसमें हम इस कानून की बहुत कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे थे विद जजेस, प्रोसिक्यूटर्स, पुलिस। तो हमने कोई 1000 प्लस लोगों को किया है। उसमें हमने देखा है कि ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत भी है। थोड़ा-सा कंसेंट का जो इश्यू है कि औरतों को मतलब जिस तरह कहा जाता है, समझा जाता है कि एक तो ये सारे सोचते हैं कि यूनिफ़ॉर्म थॉट प्रोसेस है या एक कन्विक्शन है इन सारे एहलकारों में कि जितनी कंप्लेंट्स आती हैं वो फ़ॉल्स हैं। हुँ। हमारे एक्सपीरियंस में इन 1000 प्लस लोगों को जो हमने जितनी बात करके देखे हैं, एक बंदे ने भी नहीं कहा या एक औरत ने भी नहीं कहा, दोनों मिला के रिगार्डलेस कि वो मर्द है कि औरत है, उनने कहा कि ये कंप्लेंट्स सच्ची होती हैं। उन सब ने कहा है ये फ़ॉल्स कंप्लेंट्स होती है। तो जब आपका माइंडसेट ही इतना रिस्ट्रिक्टेड है कि आप इस नज़र से सोचेंगे कि ये कंप्लेंट गलत आई है और कोई पर्सनल रीज़न की वजह से आई है, कोई और अपना वेंडेटा या स्कोर सेटल कर रहे हैं, तो फिर आपने आपका इंसाफ वहाँ से ही बैकफुट पे शुरू होता है। फिर आई डोंट थिंक कि आप इस पोज़ीशन में हैं कि आप उसको एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन कर सकेंगे या प्रोसिक्यूशन का रोल अदा कर सकेंगे। तो ये बहुत बड़ा मसला है थिंकिंग का, माइंडसेट का, प्री-जुडिशियल एक हमारा जो माइंडसेट है। और दूसरी बात ये है कि सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कंसेंट, जेंडर सेंसिटाइज़ेशन। तो ये चीज़ें अब अगर आपने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है, तो जिन लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो उनकी जो कमी-पेशी है, उनको दूर करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन सेंटर जो बना था ना, वो 2016 में बना था। वो इस एक वो स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूशन था मुल्तान में और जिसका जो कानून था ना, जो उसमें एक शिक रखी गई थी कि वो डिस्ट्रिक्ट ये कानून जो लाहे अमल आएगा, इम्प्लीमेंट होएगा, ये थ्रू नोटिफ़िकेशन ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट होएगा। तो 2016 में तो जब ये हो गया नोटिफ़ाई और बहुत उन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूशन बनाया, उसमें इस कानून के पास होने में एजेएचएस का भी था। उसमें हमारी फाउंडर जो है आसमा जहांगीर हयात थी, वो पंजाब असेंबली में गई हैं। तो ये जो एक हमारा नोशन है कि ये वायलेंस अगेंस्ट वुमेन का जो हमने कोई भी अब्यूज़ का कानून पास करना, तो ये आदमियों को बड़ा मुश्किल से आप ऑन द सेम पेज लाते हैं। ये हमेशा से हमारा राय कन्विंस करना पड़ता है। तो ये सलमान सूफ़ी साहब थे जो इनको ये जो इंजीनियर कर रहे थे, ठीक है? और वो आसमा बीबी को इन्होंने बुलाया पंजाब असेंबली में उन्होंने बात की, ये बड़ी खुश-उसलूबी से कानून पास हो गया। अब जबकि ये पास हो गया, तो उसके बाद ये हुआ कि 2016 में मुल्तान को उन्होंने नोटिफ़ाई कर दिया फॉर इम्प्लीमेंटेशन। अब आप देखें कि 2016 के बाद 2022 नवंबर तक कोई और डिस्ट्रिक्ट 36 डिस्ट्रिक्ट्स में से बाकी 35 डिस्ट्रिक्ट नोटिफ़ाई नहीं हुए। तो उसका क्विंटेसेंशियली ये मतलब है कि एक कानून बन गया 2016 में बट उसके जो प्रोटेक्शंस हैं वो लोगों के पास अवेलेबल नहीं है कि उनको एक्सेस थ्रू जस्टिस कर सके क्योंकि वो नोटिफ़ाई नहीं हुआ। तो एजीएचएस ने बहुत काम किया था, एडवोकेसी की थी विद द पार्लियामेंटेरियंस और कहीं न कहीं हमारा बहुत इसमें हाथ है कि हमने इतनी ज़्यादा अवेयरनेस रेज़िंग विद पार्लियामेंटेरियंस और चीफ मिनिस्टर तक हमने ये मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली ये प्रोविंशियल असेंबली को भेजा था। और ये मैं आपको बताऊँ ये जितनी प्रोविंशियल असेंबली की ख़्वातीन है ना जो होती हैं ये मेंबर्स, इनका मैंने बहुत अच्छी बात देखी है, ये अक्रॉस द पार्टी लाइन्स यूनाइटेड होती हैं। आदमियों में इतनी ज़्यादा वो नहीं
औरतें इन इश्यूज़ पे यूनाइट करती हैं और इकट्ठे काम करती हैं। तो ये बहुत बार जित काफ़ी हमारे चीफ मिनिस्टर्स चेंज भी हुए हैं, गई हैं, लेकिन इवेंचुअली जाके 2022 नवंबर में बाकी सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो नोटिफ़ाई हुए हैं। अच्छा। अब ये 36 डिस्ट्रिक्ट में हो गया नोटिफ़ाई, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इसकी बहुत स्लो है। दिस लॉ हैज़ अ, इसका ये एंटी रेप नहीं है, इसका रेप से कोई ताल्लुक नहीं है, इसका सिर्फ़ डोमेस्टिक अब्यूज़ से है। प्रोटेक्शन सेंटर्स बनते हैं। मैम उसी तरफ हम आना चाह रहे थे। हम थोड़ी-सी लेकिन क्लैरिफ़िकेशन आपसे चाह रहे हैं। आपने कहा कि 2022 में ये बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में भी नोटिफ़ाई हो गए। तो नोटिफ़ाई जो है क्या वो ट्रांसलेट हुए वहाँ पे जो बिल्डिंग बननी थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था, जिस तरह मुल्तान में है, वो नोटिफ़ाई जो ट्रांसलेट हुआ है बाकी 35 डिस्ट्रिक्ट्स में? हाँ जी, बिल्कुल हुआ है। उसका उन्होंने ये किया है कि जितने एग्ज़िस्टिंग दारुल अमान थे और जितने शेल्टर होम्स थे ना, देखिए हमारे पास रिसोर्सेज़ की शॉर्टकमिंग होती है, ठीक है? तो हुकूमत ने उनको इस तरह किया है कि जो एग्ज़िस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको नोटिफ़ाई कर दिया है शेल्टर होम्स और क्राइसिस सेंटर में। तो अब हर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। अगेन नाउ जो अब इसकी शॉर्टकमिंग आती है कि अब शेल्टर होम और वो सारे तो हो गए हैं, क्राइसिस सेंटर तो नोटिफ़ाई हो गए। अगेन जो स्टाफ उसमें मौजूद है, बेशक वो पुराने शेल्टर होम्स ऑपरेट हो रहे थे, क्या वो जेंडर सेंसिटाइज़्ड है या वो ट्रॉमा सर्वाइवर्स या औरतों पे तशद्दुद हुआ हुआ है, क्या वो उनको हैंडल उनको रिसीव करना, उनकी कैसे ट्रीटमेंट करनी है, क्या उसके लिए उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है, उनकी सेंसिटाइज़ेशन हुई है? फिर ये जो कानून है जो फैमिली कोर्ट्स के थ्रू इम्प्लीमेंट होता है अगेंस्ट डोमेस्टिक अब्यूज़, अब वहाँ से आप या रेजिडेंशियल ऑर्डर लेते हैं, प्रोटेक्शन ऑर्डर लेते हैं या मॉनेटरी ऑर्डर लेते हैं, जो जिस किस्म के आप ऑर्डर्स ले सकते हैं। क्या ये लॉयर्स इससे उनमें स्किल सेट है कि इसको कोर्ट कैसे लेकर जाना है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट कराना है? जहाँ तक हमें पता है कि जो फैमिली कोर्ट्स लाहौर में हुए हैं नोटिफ़ाई, उनका पहले इतना ज़्यादा बर्डन है केसेस का कि इन केसेस को कहीं न कहीं जो तवज्जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो वो एक ये भी है ना, आप देखें कि हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो कितना ओवरबर्डन्ड है विद द नंबर ऑफ पेंडिंग केसेस। तो इनके लिए एक मखसूस कोर्ट्स बनने चाहिए जो सिर्फ इन केसेस को देखें। अभी लेटली एजीएचएस बहुत अच्छा प्रोटेक्शन ऑर्डर लाई है, बिल्कुल जैसे होना चाहिए। में हम उम्मीद करते हैं कि वो एक अच्छा प्रेसिडेंट बनेगा और वैसे और भी प्रोटेक्शन ऑर्डर्स आएँगे। लेकिन अगेन इस कानून के भी नया-नया नोटिफ़ाई हुआ है, नया-नया फ़ील्ड में आया है। इसमें ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, नॉट ओनली लॉयर्स बट अवेयरनेस ऑफ द जजेस एंड द इम्पोर्टेंस टू गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक अब्यूज़, कि ये बहुत ज़रूरी है कि औरतों को दी जाए ये चीज़ों पे तवज्जो देने की। लेकिन मिस निदा आप नहीं समझती कि ये वो तो जजेस की अवेयरनेस की बात है, उनको सेंसिटाइज़ करने की बात है, वो तो बिल्कुल यकीनी तौर पे होनी चाहिए। लेकिन इन ये जो सेंटर्स हैं, इनके हवाले से जो इनकी तशहीर होनी चाहिए, इनको मार्केट करना चाहिए और ये हमें पता है कि एजीएचएस करता है, इसके अलावा जो दीगर जो एनजीओज़ हैं, वो इस पे काम करती हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये आएगी और गवर्नमेंट इसको मुख्तलिफ उन इलाकों में जाके करेगी, जहाँ पे इस तरह के केसेस ज़्यादा आते हैं, तो शायद ख़वातीन ज़्यादा एम्पावर्ड फ़ील करेंगी कि हाँ, हुकूमत के ये इदारे हैं, अगर हम इधर जाएँगे, तो हुकूमत हमें तहफ़्फ़ुज़ देगी। तो उससे शायद ज़्यादा आपको नहीं लगता कि इस तरह के केसेस रिपोर्ट होंगे और ख़वातीन के अंदर एतमाद बढ़ेगा? बिल्कुल जी, 100% मैं आपके साथ अहमत एग्री करती हूँ, क्योंकि आप देखें कानून तब इम्प्लीमेंट होता है और तब लोग एक्सेस करते हैं जब उनको पता होता है कि ये प्रोटेक्शन एग्ज़िस्ट करती है। बहुत सारे लोगों को तो इस कानून का पता ही नहीं है, जिन्होंने इसके तहफ़्फ़ुज़ में आना है या जिन्होंने रेमेडीज़ इसके थ्रू ढूँढनी है, उनको तो यही नहीं पता कि ये प्रोटेक्शंस एग्ज़िस्ट करती हैं। तो बिल्कुल ये ज़िम्मेदारी है ये पंजाब वुमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की कि इसको बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज़ करें कि ये प्रोटेक्शंस एग्ज़िस्ट करती हैं, हमारे शेल्टर होम्स हैं, हमारे क्राइसिस सेंटर्स हैं, हमारी ये टोल फ्री हेल्पलाइन है, आप इधर कॉल करें, हम आपकी हेल्प करेंगे। जितना इसके बारे में आगाही होगी, उतने लोग इसको एक्सेस करेंगे। तो ये देखिए एनजीओज़ तो बिल्कुल हम करते हैं, आपका वॉइस पीके कितना करता है, जितना वायलेंस आगे ये लीगल पाथवेज़ को आप लोग इसको अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं, तो ये हुकूमत को भी करनी चाहिए। हैविंग सेड दैट उनकी नई चेयरपर्सन आई हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई थी, शी वाज़ वेरी मोटिवेटेड। हुँ। वो बिल्कुल इसके बारे में उनका
जो नंबर 1 एजेंडा था, वो यही था कि इसकी वो अवेयरनेस रेज़िंग करें और लोगों तक ये बात पहुँचाएँ कि ये फैसिलिटीज़ एग्ज़िस्ट करती हैं और ये कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल किया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया निदा अली साहिबा, आपने अपना वक़्त निकाला और राइट्स वॉच से बात की और बड़ी तफ़सील से आगाह किया कानून के हवाले से, और वो कानून किस तरह से प्रोटेक्शन देता है और उसमें किस तरह से मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है। और हम उम्मीद करते हैं कि पंजाब के अंदर जहाँ पे एक वुमेन चीफ़ मिनिस्टर हैं, वो इस अपनी क़यादत में इस चीज़ को यकीनी बनाएँगी कि वो जितने भी लॉज़ जो बन चुके हैं माज़ी में या उनकी हुकूमत में, वो उनको इफ़ेक्टिव इनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी उस पर तवज्जो देंगी। और इस हवाले से हम भी नज़र रखेंगे और हम आपको आगाह भी करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।